प्रिय विद्यार्थियों, आपको इस वर्ष इतिहास विषय के अंतर्गत जिन 2 पेपर्स को पढ़ना है, उनमें पहला पेपर मध्यकालीन भारत का इतिहास है। इतिहास को जो तत्व सामान्य किस्से कहानियों से पृथक करता है, वह इसकी प्रामाणिकता है। अर्थात हम इतिहास में जिन भी घटनाओं का उल्लेख करते हैं, उसकी प्रामाणिकता का कोई न कोई ठोस आधार अवश्य होता है। इसी दृष्टि से किसी काल विशेष के इतिहास को जानने से पूर्व यह ज़रूरी है कि हम उस युग विशेष के ऐतिहासिक स्रोतों के विषय में भी जानें। लिखित साहित्य के अतिरिक्त शिलालेखों, सिक्कों और स्मारकों से भी हमें उस काल की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। मध्य युग में बहुसंख्या में ग्रंथ लिखे गए। इन साहित्यिक स्रोतों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं, सल्तनत कालीन साहित्य और मुगल कालीन साहित्य। आज हम सल्तनत कालीन साहित्य के विषय में जानेंगे। दिल्ली के सुल्तान विद्या प्रेमी थे, इसलिए उस काल में अरब और फारस से अनेक उच्च कोटि के विद्वान भारत आए। उन्होंने सुल्तानों से आश्रय प्राप्त किया और राज दरबार में रहते हुए अनेक ग्रंथ लिखे। इन ग्रंथों में सल्तनत काल के सुल्तानों का जीवन, उनकी घटनाएं और युद्ध आदि वर्णन है। परंतु यह आशंका सही जान पड़ती है कि जो दरबार में आश्रय लेते थे, उन विद्वानों का वर्णन निष्पक्ष नहीं रहा होगा, क्योंकि उन्हें अपने आश्रयदाताओं को खुश रखना होता था। इसके अलावा उन्होंने अपनी उपलब्ध सामग्री का उपयोग भी क्रमबद्ध तरीके से नहीं रखा और जनसाधारण के प्रति उदासीनता प्रदर्शित की और अपनी घटनाओं का उल्लेख आश्रयदाता सुल्तानों के इर्द गिर्द ही रखा। अतः इन ग्रंथों को प्रामाणिक तौर पे ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं माना जा सकता। फिर भी उन्होंने उस समय की ऐतिहासिक सामग्री को प्रचुर मात्रा में प्रस्तुत किया है। यहाँ हम उनमें से कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, जिनसे आप ये जान पाएँ कि कौन कौन से ग्रंथ ऐसे हैं जिनसे हम सल्तनत कालीन इतिहास के विषय में जानकारी ले सकते हैं। सर्वप्रथम सल्तनत कालीन ग्रंथों में सर्वप्रथम हम चचनामा का उल्लेख करना चाहेंगे, जिसे अली अहमद ने अरबी भाषा में लिखा। इस ग्रंथ में मोहम्मद बिन कासिम से पहले और उसके बाद के सिंध के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। महमूद गजनवी के सचिव अल उतबी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम तारीख़ यामिनी है। इसमें महमूद गजनवी के प्रारंभिक जीवन तथा कार्यों के संबंध में प्रामाणिक जानकारी मिलती है। अल बरूनी ने किताबुल हिंद अथवा तहकीकाके हिंद नाम से फारसी में एक ग्रंथ लिखा, जिसमें महमूद के भारत आक्रमण और उस आक्रमण के प्रभाव का वर्णन किया है। इसके साथ ही हिंदू धर्म, साहित्य और विज्ञान का भी उपयोगी वर्णन इस ग्रंथ में मिलता है। हसन निज़ामी का एक ग्रंथ ताजुल मासिर है, जिसमें 1192 ईस्वी से 1218 ईस्वी तक के इतिहास के विषय में उपयोगी जानकारी मिलती है। साथ ही साथ इसने विभिन्न स्थानों, मेलों और मनोरंजन के साधनों का भी उल्लेख हुआ है। सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक ग्रंथ तबकाते नासिरी है, जिसे मिनहाज उस सिराज ने लिखा है। इसमें गौरी के आक्रमण से लेकर 1260 ईस्वी तक की प्रमुख राजनीतिक घटनाओं का वर्णन मिलता है। फरिश्ता ने इसे उच्च कोटि का ग्रंथ बताया है। हालांकि इसकी आलोचना भी की जाती है कि मिनहाज ने राजनीतिक गतिविधियों का जो चित्रण किया है, वह चित्रण रसहीन और निर्जीव है। साथ ही मिनहाज निष्पक्ष नहीं रहे
और तीसरा दोष यह बताया जाता है कि मिन्हाज ने अपने संरक्षक सुल्तानों की चाटुकारिता की थी। सल्तनत कालीन एक अन्य प्रसिद्ध लेखक रहे हैं अमीर खुसरो, जो मोहम्मद तुगलक तक, बलबन से लेकर मोहम्मद तुगलक तक लगभग 6 सुल्तानों के दरबार में रहे। हालांकि वे शुद्ध रूप से इतिहासकार नहीं थे, फिर भी इनके पुस्तकें, इनके ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व की हैं। इसमें सर्वप्रथम हम किरानुस सादेन का उल्लेख करेंगे, जो 1289 में 1289 में खुसरो ने लिखा। इसमें कैकुबात तथा बुगरा खां की भेंट का उल्लेख किया है। इस समय के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। साथ ही दिल्ली नगर की स्थिति, मुख्य भवन, दरबार का वैभव, मद्यपान गोष्ठियों, संगीत तथा नृत्य के बारे में भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। खुसरो की अन्य रचना है आशिका, जिसमें खुसरो ने अलाउद्दीन के पुत्र खिज्र खां तथा गुजरात नरेश कर्ण की पुत्री देवल रानी की प्रेम कथा और उनके विवाह का उल्लेख किया है। इसमें मलिक काफूर की विजयों का भी उल्लेख हुआ है। खुसरो की एक अन्य रचना, जो सिर्फ एकमात्र रचना है जो सिर्फ गद्य में लिखी गई है, खजाइनुल फतूह अथवा तारीख़े अलाई कहलाती है। इसमें अलाउद्दीन की 15 वर्ष की विजयों और आर्थिक सुधारों का उल्लेख हुआ है। खुसरो ने इस पुस्तक में अलाउद्दीन के गुणों पर प्रकाश डाला है, किंतु उसके दोषों का उल्लेख नहीं किया है। खुसरो का अंतिम ऐतिहासिक ग्रंथ है तुगलकनामा, जिसमें उसने खुसरो खां के शासनकाल और उसके पतन तथा तुगलक वंश की स्थापना का वर्णन किया है। लेखकों में जियाउद्दीन बर्नी का महत्वपूर्ण स्थान है। इनके ग्रंथों से हमें तुगलक और खिलजी कालीन राजाओं की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें एक ग्रंथ है तारीख़े फिरोज शाही, जिसमें खिलजी और तुगलक शासकों का उल्लेख हुआ है। इस ग्रंथ में बर्नी ने राजाओं के अतिरिक्त सामाजिक, आर्थिक और न्यायिक स्थितियों का भी उल्लेख किया है। बर्नी ने जलालुद्दीन तथा अलाउद्दीन के पतन के कारणों का भी वर्णन किया है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मध्यकालीन इतिहास में बर्नी ही अकेला ऐसा व्यक्ति है जो सत्य पर जोर देता है तथा चाटुकारिता और मिथ्या वर्णन से घृणा करता है। यद्यपि बर्नी के इस ग्रंथ में तिथि संबंधी दोष और धार्मिक पक्षपात दिखाई देते हैं, तथापि यह ग्रंथ ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। बर्नी का एक और ग्रंथ है फतवा-ए जहांदारी, जिसे बर्नी ने उच्च वर्ग का मार्गदर्शन करने और फिरोज तुगलक के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के नज़रिए से लिखा था। इसमें शरीयत के अनुसार सरकार के कानूनी पक्ष का उल्लेख हुआ है और बर्नी ने महमूद गजनवी को आदर्श मुस्लिम शासक मानते हुए मुस्लिम सुल्तानों को उसका अनुसरण करने के लिए कहा है। सल्तनत कालीन इतिहास का एक अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ है तारीख़े फिरोज शाही, जिसे शम्से सिराज अफीफ ने 1357 से 1388 के मध्य के फिरोज तुगलक के इतिहास लिखने के उद्देश्य से लिखा है। इसमें अफीफ ने फिरोज के चरित्र, उसके युद्ध अभियान, शासन प्रबंध, धार्मिक नीति और दरबारियों का विस्तृत वर्णन किया है। अफीफ अतिशयोक्तिपूर्ण शैली में सुल्तान की प्रशंसा करता है। स्वयं फिरोज तुगलक ने
अपनी आत्मकथा लिखी जिसे फुतूहाते फिरोज शाही कहा जाता है। इसमें उसने अपने शासन प्रबंध और धार्मिक नीति का उल्लेख किया। साहित्यिक स्रोतों की अंतिम कड़ी के रूप में इस काल के हम सबसे महत्वपूर्ण यात्री लेखक इब्न बतूता का उल्लेख करेंगे। इब्न बतूता मोरक्को से 1333 ईस्वी में भारत आया। उसकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे काजी पद पर नियुक्त किया। लगभग 14 वर्ष वह भारत में रहा और उसने इस दौरान अपने अनुभवों को अरबी भाषा में किताबुल रहला नामक ग्रंथ में लिखा। इस ग्रंथ में इब्न बतूता ने सुल्तान मोहम्मद तुगलक के दरबार, उसके नियम, रीति रिवाजों, सरकारी और गैर सरकारी दावतों का निष्पक्षता से उल्लेख किया है। 14वीं शताब्दी के भारत की तत्काल स्त्रियों की दशा, दास प्रथा आदि का भी चित्रण किया है। एक यात्री होने के नाते उसने भारत की भौगोलिक स्थिति, जलवायु, वनस्पति तथा जीव जंतुओं का भी विशद रूप से उल्लेख किया है। उसने भारत के व्यापारिक नगरों की स्थिति का भी वर्णन किया है। वह एक स्पष्ट वक्ता और निर्भीक लेखक था, इसलिए इब्न बतूता का ग्रंथ प्रामाणिक माना जाता है।